लोग अभी जो करने वाले हैं वो मीडियन और मीन के बारे में बात करेंगे और मोड के बारे में भी थोड़ा सा हम लोग करते हैं। तो लेट्स सी इसमें हमारा मीडियन क्या है। जैसा मैंने मीडियन के बारे में आपको बताया भी था कि मीडियन एक क्या है जिसके ऊपर 50% जो डेटा है वो है और उसके नीचे 50% है। तो अब ये मीडियन जैसे ये हो गया, ये लाइन है। अब यहाँ से आपने इसको असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर में डेटा लिख लिया। असेंडिंग डिसेंडिंग तो समझ में आ रहा ना कि 1 2 3 4 5 इस तरह से लिखा, मतलब या जो भी नंबर्स हैं, जो बड़ा है वो नीचे, जो छोटा है बड़ा ऊपर, या फिर जो छोटा है वो ऊपर, जो बड़ा है वो नीचे, यानी जो बड़ा है वो ऊपर। तो उस तरह से एक ऑर्डर में इसको हम लिख लेते हैं। तो अब क्या है कि द मीडियन इज द स्कोर दैट डिवाइड डिस्ट्रीब्यूशन एग्जैक्टली इनटू हाफ्स। Exactly 50% of the individuals in a distribution has a score at or below the median. The median is equivalent to 50 percentile and it value in the same as P50, C50, Q2. अच्छा, परसेंटाइल क्या होता है पता है? आपने एग्जाम वगैरह दिए होंगे तो आपको पता होना चाहिए, थोड़ा सा पता है? हेलो। सर याद नहीं है सर परसेंटाइल का। चलो कोई नहीं, मैं बताता हूँ। तो परसेंटाइल का मतलब क्या होता है कि अ, अ, कि जैसे परसेंटाइल आपका आया 50, जो मीडियन होता है 50 परसेंटाइल। 50 का मतलब है जितने लोगों ने कोई टेस्ट दिया उसमें से जितने लोगों ने परफॉर्म किया, तो इससे 50 से नीचे हैं आधे लोग ऊपर हैं, और ये बीच का पॉइंट है। 90 है अगर परसेंटाइल किसी का अच्छा परसेंटाइल है 90, जैसे एग्जाम एग्जाम होता है उसमें निकालते हैं हम लोग, ये सारी चीजें होती हैं। तो जैसे आपका P90 है तो 90 का मतलब हुआ 10% इससे ऊपर है, और इसके नीचे क्या कहते हैं 90% इससे नीचे है, यानी 90% से ऊपर है ये। आ रही बात समझ में, ये है ना? तो इसी को यस हम परसेंटाइल बोलते हैं। तो अब क्या होता है अब मतलब मीडियन का मतलब ही यही है कि आपके पास जैसे इन्होंने स्कोर्स दिए हैं, जैसे ये स्कोर्स दिए हैं 12 14 15 18 19 20, तो एक लाइन से ही है। 12 सबसे छोटा है, 14 उससे बड़ा, 15 उससे बड़ा, 18 उससे बड़ा, 19 उससे बड़ा, 20 उससे बड़ा, ठीक है। तो अब इसका 1 2 3 4 5 6 है, ये टोटल 6 है, ठीक है। अब जब ये 6 है तो इस यहाँ पे एक पॉइंट होगा जहां पे ये आधा इससे ऊपर मार्क्स है, ये डेटा हमारा आधा ऊपर है आधा नीचे। मतलब यहाँ से अगर हम लाइन खींच दें, है ना, तो 3 डेटा इधर है, 3 डेटा यानी 50% ऊपर है 50% नीचे है। अब इसके बीच में कौन सी वो वैल्यू होगी, इसको निकालने के लिए हमने क्या किया, 15 प्लस 18 कर दिया और ये देखो निकाला है। तो 11.5 हमारा मीडियन हो गया, यानी 11.5 से ऊपर है तीन डेटा हमारा 3 डेटास जो हैं वो 11.5 के नीचे हैं। ठीक है, क्लियर हुआ ये बात? नहीं समझ में आया? सर मीन्स ये जो एग्जांपल दिया हुआ है 12 14 15 18। हेलो। हाँ हाँ सुन रहा हूँ मैं, बोलो। अच्छा सर, आपने इसी का एग्जांपल लेकर बताया ना कि ये सॉरी सर मैं कुछ गड़बड़ कर रही हूँ। सर आप एक बार दोबारा बता दीजिए, सॉरी मैं कुछ गड़बड़ कर रही हूँ सर। हाँ मैं बताता हूँ। जैसे मीडियन है, मीडियन कैसे निकालते हैं, इसको हम छोड़ देते हैं, कोई दूसरा नंबर ले लेते हैं। जैसे मैंने ले लिया नंबर ले लिए 8, है ना, 7 5 10 3, है ना, एंड 6। कितने हो गए? ये 6 हो गए, ठीक है। या इवन नंबर में 8 या 6 जो भी लेना है हमने ले लिए, ठीक। आया समझ में ये बात? इतना समझ में आ गया? ये हमारे पास हमें डेटा मिला यस है। सर। ये क्लास के 10 मार्क्स थे, 10 मार्क्स डेटा मिला हमें को।
10 बच्चों का हमने टेस्ट लिया 10 मार्क्स का, उसमें 10 मार्क्स में से उनके ये मार्क्स आए। ठीक, अब इसका मुझे मीडियन निकालना है, तो मीडियन कैसे निकालेंगे? पहली पहली कंडीशन क्या है, इसको असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर में आपको डालना पड़ेगा। तो 8 सबसे छोटा कौन सा है? 5 है ना, फिर आपका है 6 7 हो गया ना, ये देखो 5 6 7 इसी में से उठा रहा हूं मैं। ध्यान रखना, समझ में नहीं आ रहा तो बीच में बोल देना। फिर उसके बाद आपका यस 7 सर। 8 8 के बाद आपका आ गया 10 एंड 3 भी है, 3 इधर आ जाएगा। ठीक, तो 3 5 6 7 8 10 आ गया। तो ये यही वाले स्कोर्स हैं, बस हमने इनको असेंडिंग ऑर्डर में डाल दिया, है ना। अब मीडियन क्या बोलता है? सेंटर पॉइंट होता है मीडियन, जिसके 50% ऊपर होते हैं 50% नीचे होते हैं। तो कहाँ पे आएगा मीडियन? मीडियन कहाँ? यहाँ पे कहीं पे आएगा, है ना। ओके आया? सर। समझ में आया नहीं आ हाँ रहा है? जी, हाँ जी, हाँ जी सर। क्योंकि ये मिड वैल्यू। इवन नंबर्स हैं तो ऐसा हो रहा है। तो अब क्या किया, यहाँ पे कहीं पे आएगा तो एग्जैक्ट वैल्यू क्या आएगी? अगर हम इसको और इसको, यानी 6 बीच वाले दो नंबर्स को 6 + 7 को मैं प्लस कर दूं, डिवाइडेड बाई 2 कर दूं, इनका एवरेज निकाल दूं, तो कितना हो जाएगा? 13 डिवाइडेड बाई 2, तो 6.5 आ जाएगा हमारा मीडियन, क्योंकि सेंटर की वैल्यू निकल आएगी हमारी। तो इस 6.5 से ऊपर है आधा डेटा, आधा नीचे। आया समझ में नहीं आया? जी सर। सर जैसे आपने ये 6 + 7 लिया सर, बट जैसे फार्मूले में तो n+1/2 होता है, तो सर 1 जो 1 की जगह आपने 7 लिया है यहाँ पे सर। सर मीडियन का फार्मूला होता है ना सर। फॉर्मूला कहाँ दिया हुआ है? देखो, सर यहाँ नहीं दिया हुआ है सर, मुझे वो फॉर्मूला ही याद है, तो मैं तो वो बात पूछ रही थी आपसे। जैसे हम मीडियन के लिए निकालने के लिए हम फॉर्मूला लगाते हैं ना सर, n+1/2, हाँ है ना सर। जैसे अब आपने यहाँ पे किया 6 + 7/2, आपने इसके मिड क्या, बीच क्या आपने निकाला कि इसके बीच में कहीं हमारा मीडियन आएगा। जैसे हमने इन दोनों को प्लस करके डिवाइड बाई 2 कर दिया, तो सर और जो मीडियन के फॉर्मूले में 1 दिया होता है उसको नहीं काउंट करेंगे, सीधा आपने जैसे लिया था इसी तरीके से कैलकुलेशन में भी करना है, अगर ऐसा कुछ। वही n+1 n, जैसे वो फॉर्मूला कहाँ देखा है मुझे नहीं पता, मतलब यही तरीका होता है इसको निकालने का। अभी आएगा फॉर्मूला कहीं तो हम चेक कर लेंगे, ठीक है। ओके सर, ओके सर। बीच की जो दो वैल्यू होती हैं, और ये होता है इवन नंबर्स जब होते हैं। अगर यही नंबर आपके पास हो असेंडिंग ऑर्डर में, ये मैं लिखे दे रहा हूँ, है ना, 5 8 10 12 15 18 22, कितने हो गए? 1 2 3 4 5 6 7। अब ये क्या हो गए? ये हो गए ऑड नंबर्स, ऑड है ना। तो इसके 12 के ऊपर 3 है, 12 के नीचे 3 है, मीडियन आपका 12 है। इसमें कुछ करने की जरूरत नहीं है आपको, क्योंकि उसमें दो वैल्यू बीच में आ रही है तो उनका एवरेज निकाल लेते हैं। ये है सिंपल सा ऑर्डर, यही लिखा हुआ है। व्हेन, ये देखो दिखा, व्हेन n इज इक्वल टू एन इवन नंबर, व्हेन n इज इक्वल टू एन ऑड नंबर। तो जैसे यहाँ पे निकाल दिया तो सीधा सीधा 18 निकल आया, 18 से 2 ऊपर है 2 नीचे आया। प्रेरणा और आप दोनों लोगों को यस समझ? सर, यस सर, यस सर। ठीक है। तो करेक्टरिस्टिक्स ऑफ द मीडियन, मीडियन की करेक्टरिस्टिक्स क्या होती हैं ये हम लोग समझते हैं। तो मीडियन कहने का मतलब है, मीडियन वो पॉइंट है जिसके ऊपर 50% डेटा रहता है और जिसके नीचे 50% डेटा है। दैट इज द ओनली थिंग, है ना। आ रहा है समझ में? आगे चलें। यस सर। यस सर। तो characteristics of median, in the calculation of median, the whole data is not taken into account, therefore it is used with incomplete or open-ended data on either side. Median is the only MOCD that can be used. अब क्या कह रहा है? The calculation of median, in the calculation of median the whole data is not taken. अब मेरे पास डेटा था क्या, ऐसे ले लेते हैं
3 सॉरी 1 2 जैसे हमने ये ले लिया, अरे यार 3 5 8 10 12 15 18, ठीक, मीडियन इसका 10 हो गया। तो अब देखो मैं इसी को पढ़ के और इसके साथ समझा रहा हूं जो आपको समझ में आएगा। इन द कैलकुलेशन ऑफ मीडियन द होल डेटा इज नॉट टेकन। या तो अगर ऑड नंबर है तो 10 हो गया, अगर इवन होता तो 2 का डिवाइड कर लेते। तो ये जो इस साइड के डेटाज हैं इनसे हमें कोई मतलब नहीं है ना। तो इन द मीडियन होल डेटा इज नॉट टेकन इनटू द अकाउंट। जैसे मीन निकालते हैं सारे डेटा को प्लस करके नंबर से डिवाइड करते हैं, यहां इससे कोई लेना देना नहीं है। क्लियर बात इतना कि ये डेटा Yes, क्या sir. है, इसको हम कंसीडर ही नहीं कर रहे हैं, है ना। Therefore, it is used with incomplete or open-ended data on either side. तो अगर मुझे डेटा नहीं मालूम है इधर कितना और होगा क्या होगा, और तो हम ये ना भी मालूम हो तो हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, हमें सिर्फ इस वैल्यू से मतलब है, सेंटर वाली से, ठीक है। तो अगर डेटा मुझे नहीं पता है कि इन साइड्स में क्या होगा, एक हमारे पास पर्टिकुलर डेटा है, हमें ये नहीं पता कि इधर कितना और जाएगा कितने इधर जाएगा, तो मीडियन हम यूज कर सकते हैं। ओके, क्लियर है ये Yes, बात? sir. Yes, sir. तो एक डिस्ट्रीब्यूशन, तो अब ऐसा डेटा अगर आपके पास आ जाए, है ना, तो वहां पे आप मीडियन यूज कर सकते हैं। ए डिस्ट्रीब्यूशन इज सेड A distribution is said to be open-minded, open when there is no upper limit or one of the categories. For example, if the categories of the number of children in family are 1 2 5 6 or more. Example क्या दिया हुआ है कि वही अगर हमारे पास डेटा क्या है कि एक फैमिली में कितने बच्चे हैं, ठीक है, तो 1 हो सकते हैं, 2 भी हो सकते हैं, 3 भी हो सकते हैं, 4 भी हो सकते हैं, 6 भी हो सकते हैं, 8 भी हो सकते हैं, 10 भी हो सकते हैं, 12 भी हो सकते हैं। हो सकते हैं कि नहीं हो सकते हैं, डिपेंडिंग ऑन फैमिली। फैमिली मतलब Yes, sir. हस्बैंड वाइफ भी हैं तो उनके 2 बच्चे, 4 6 8 10 कुछ भी हो सकते हैं। तो अब मुझे एग्जैक्ट नहीं पता है तो वहां पे कि कितने हो सकते हैं या कितने नहीं हो सकते हैं, तो हमने हमारे पास जो डेटा है उसमें हम बीच का यूज कर लेते हैं, एक कि भाई मीडियन जो है कि एक एवरेज लेवल पे एक फैमिली में इतने बच्चे हैं, ठीक है। तो डिस्ट्रीब्यूशन इज सेड टू बी ओपन माइंडेड या एंडेड होगा आई थिंक, व्हेन देयर इज नो अपर लिमिट, कोई अपर लिमिट नहीं है और लोअर लिमिट, तो इधर नहीं पता भाई 0 भी हो सकते हैं। कैटेगरीज ऑफ द, जैसे फॉर एग्जांपल द कैटेगरीज ऑफ द नंबर ऑफ चिल्ड्रन इन फैमिली, तो 1 2 5 6 और मोर, तो एक फैमिली है तो अब किसी कोई जॉइंट फैमिली है तो उसमें और ज्यादा बच्चे हो सकते हैं। तो अब ये जो चीजें हैं तो हमें नहीं पता है, तो हम जब हमें नहीं एंड नहीं पता है कि कितनी हो सकते हैं, बहुत बड़ी फैमिली है तो 50 बच्चे भी हो सकते हैं उसके अंदर, तो हमें नहीं पता, तो हम ये जो डेटा है उसमें सेंटर का एक वैल्यू ले लेते हैं। व्हेन द डेटा इज स्क्यूड positively or negatively, the mean gets adversely affect presence of absence of the extreme scores in the distribution. Therefore, median turns out to be only the MOCT that gives correct information. अब क्या है skewed का मतलब, समझ गए आप क्या होता है? कल बताया था मैंने, बताया था नहीं बताया था? Yes, sir. हाँ, तो when the data is skewed positively or negatively, the mean gets adversely affect, तो mean हमारा अफेक्ट हो जाएगा। अब कैसे होगा एग्जाम्पल से समझते हैं। मीन पता है क्या होता है? मीन तो सबको पता है ना, एवरेज। Yes, sir. जैसे 3 वैल्यू है 3 3 5 8, इनका मीन कैसे निकालेंगे बोलो? Sir, total divide sum of sir टोटल बोलो, आगे बोलो, आवाज नहीं आ रही आपकी, बोलो भाई, मीन निकालना तो आता है सबको, कोई तो बोलो। first Sir, number of total number of number calculation upon number the number of frequency.
हाँ जी, हाँ जी, एक एक करके बोलो, जी। कितना आएगा इसका बोलो। ओके सर। 5.3 sir. Sir. हाँ हाँ सुन लिया मैंने। चलो, तो अब मीन समझ में आ गया क्या होता है। अब मीन में प्रॉब्लम क्या हो सकती है, मैंने ये बोल दिया। देखो आपका, मैंने 3 नंबर दिए थे, 3, 8, 5, है ना। कितना आया आपका, 5.3 बताया शायद आपने, है ना। Yes. ठीक, अब 5.3 आ गया। तो अब अगर मैं इसको 1 कर दूं, 1, ठीक है, इसको 7 कर दूं, मतलब यहां से मैंने 2 हटा के इधर जोड़ दिए, तब भी 5.3 रहेगा, रहेगा नहीं Yes. रहेगा। तो ये क्या हुआ, डेटा स्क्यूड हो गया कि इस साइड में ज्यादा वेटेज है और ये इसका मार्क्स इसका सिर्फ 1 है। तो कहने का मतलब डेटा स्क्यूड हो गया, इधर ज्यादा डेटा हो गया, है ना। लेकिन हमारा मीन इतना ही रहा। तो मीन हमें करेक्ट इंफॉर्मेशन नहीं दे रहा है कि 5.3 से 7 जो है वो भी बहुत दूर है, मतलब रीजनेबली दूर है, और ये भी उतना ही दूर है। तो 5.3 के आसपास कोई डेटा नहीं है, हमें ठीक से इंफॉर्मेशन नहीं दे रहा है। ये बात आ रही है समझ में, कि अगर कुछ स्कोर्स एवरेज जब हम निकालते हैं तो मीन निकालते हैं, मीन्स जब उसमें से अगर कुछ जो क्या बोलते हैं स्कोर्स बहुत ज्यादा हैं तो पूरी मीन को अफेक्ट कर देंगे, उसी को हम स्क्यूड बोलते हैं। अगर डेटा हमारा स्क्यूड है ऐसे या ऐसे, तो हमारा मीन हमें सही इंफॉर्मेशन नहीं देगा। लेकिन अगर डेटा ऐसा है नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड, तो मीन ये आ गया, हमें बता दिया इधर 50% है, इधर 50% है, इसी के आसपास सारा कुछ है। लेकिन अगर हमारा ये स्क्यूड है तो हमारे लिए प्रॉब्लम हो जाती है। तो उस केस में मीडियन ज्यादा अच्छी इंफॉर्मेशन देता है। तो व्हेन डेटा इज स्क्यूड पॉजिटिवली और नेगेटिवली, मीन गेट्स एडवर्सली अफेक्टेड बाय द presence or absence of the extreme scores in the distribution. Therefore, median turns out to be the only MOCT gives correct information. तो आपको ज्यादा बेहतर इंफॉर्मेशन दे देता है मीडियन, ठीक है। Yes sir. तो अब मीडियन कैसे करेगा, अब ऐसे हो गया 3, 8, 5, है ना, या 1 और 7, 8 कर दिया। तो आपका मीडियन 8 रहेगा कि इससे एक इस 50% इसके नीचे है, 50% इसके ऊपर है। आप इसको कितना भी कम ज्यादा कर दो, कोई फर्क नहीं पड़ता मीडियन के ऊपर। तो समटाइम मीडियन इज ए गुड थिंग, लेकिन यही है कि हायर कैलकुलेशन में मीडियन यूज नहीं कर सकते, वहां पे मीन नहीं होता, जो पैरामीट्रिक और स्टैटिस्टिक्स वाले ज्यादातर होते हैं, ठीक है। देन मीडियन shows relatively good resistance to sampling fluctuation as compared to mode। भाई सैम्पलिंग हमारी कैसी भी हो कंपेयर टू मोड, बट shows poor resistance when compared to mean। तो पुअर रेजिस्टेंस है मीडियन की, अगर हम कंपेयर करें, अगर सैम्पलिंग की में प्रॉब्लम है, मतलब सैंपलिंग में अगर प्रॉब्लम है तो क्या होगा, अगर सैंपल हमारा स्क्यूड हो गया, हमने सैंपल ठीक से नहीं लिया, तो क्या क्या दिक्कत आएगी कि मोड, तो मीडियन शोज रिलेटिवली गुड रेजिस्टेंट टू सैंपलिंग फ्लक्चुएशन एज कंपेयर टू मोड। मोड क्या करेगा भाई, हमारी सैंपलिंग एरर अगर हो गई, अगर मेरी सैंपलिंग एरर हो गई है, तो सैंपलिंग में क्या हुआ, एक तरफ के ज्यादा लोग आ गए मेरे पास, है ना। अगर सैंपलिंग एरर हो गई तो एक साइड के लोग ज्यादा आ गए मेरे पास, इस साइड के, है ना। तो हमारा जो मीन है वो बड़ा आ जाएगा। मतलब अगर इस तरह का डेटा, तो मीडियन शोज गुड रेजिस्टेंस सैंपलिंग फ्लक्चुएस कंपेयर टू मोड, तो इधर की फ्रीक्वेंसी बढ़ जाएगी। लेकिन मीडियन तो बीच में ही रहेगा कि 50 इधर 50 उधर, जहां मीडियन का मतलब है ये है कि 50% नीचे 50% ऊपर, तो वो फुल मीडियम उतना खिसक जाएगा, आपको सही इंफॉर्मेशन देगा। लेकिन जब हम मीन की बात करते हैं तो मीन जो है वो आपका क्या करेगा कि बट
shows poor resistance when compared to mean। तो मीन क्या करेगा, मीन सारे स्कोर्स को लेता है, इसलिए सैम्पलिंग में अगर एरर भी होती है तो मीन ऑलमोस्ट आपको ठीक से इंफॉर्मेशन दे देगा, लेकिन मीडियन क्या करेगा कि अगर फ्लक्चुएशन होती है तो आपको ये नहीं बता पाएगा कि किस तरह का डेटा उससे 50% से ऊपर है, किस तरह का नीचे है ना। तो ये एक इसके साथ इसका कैरेक्टरिस्टिक्स होता है। Then it only divides the score lying close and below the mean, but doesn't give the exact location of each score। अब ये तो बता देता है कि ये मीडियन यहाँ पे है ना, कि मीडियन सेंटर में है हमारा, लेकिन ये नहीं बताता है कि इसके ऊपर 1 2 3 स्कोर है, इसके ऊपर 10 20 30 स्कोर है, तो कितना डिविएशन है स्कोर्स का इसके बारे में नहीं बता पाता है ये। बस इतना बता देता है कि भाई 11 अगर डेटा है, 11 है, N11 है, तो उसके क्या कहते हैं 5 ऊपर होंगे 5 नीचे होंगे उसके, दैट्स इट। वो नहीं बताएगा कि वो उनका वेटेज क्या होगा, कितना उनका स्कोर होगा, दैट मीडियन इज नॉट एबल टू टेल। सर एक्सक्यूज मी। हाँ बोलो। सर मेरा वीडियो ना हैंग हो गया था, तो सर 4th पॉइंट से अगेन बता देंगे थोड़ा, 4th पॉइंट वाले से सर। 4th पॉइंट से ये है कि जब डेटा स्क्यूड होता है, एक साइड में होता है, तो क्या होता है, मीन गेट्स एडवर्सली अफेक्टेड। अगर एक साइड में डेटा ज्यादा आ रहा है तो मीन भी शिफ्ट हो जाएगा इधर, है ना। एक्सट्रीम स्कोर्स अगर हैं, एक्सट्रीम स्कोर्स का मतलब है 1 2 और 20, एवरेज निकालोगे तो 20 भी इंक्लूड हो जाएगा, आपका मीन गड़बड़ हो जाएगा। जबकि मीडियन में ऐसा नहीं होता है, मीडियन आपको सिर्फ इतना बनाएगा कि 1 10 1 2 20 है तो 2 मीडियन है, 5 इसके ऊपर है, मतलब 50% इसके ऊपर है, 50% इसके नीचे है, तो वो ज्यादा अफेक्टेड नहीं होता है। और मीडियन जो है वो अगर हम देखें कि अगर कोई सैम्पलिंग फ्लक्चुएशन है तो वो रजिस्ट करता है इन कंपैरिजन टू मोड, बट लेकिन अगर इन कंपैरिजन टू मीन उतना बेहतर रजिस्ट नहीं कर पाता है। एंड इन इट ओनली डिवाइड्स द, अब और दूसरा ये हमको ये नहीं बताता है कि ये जैसे मीडियन यहाँ पे आ गया तो मीडियन हमें ये बता देता है कि यहाँ पे 50% ऊपर है 50% नीचे, लेकिन वो ये नहीं बता रहा ये डेटा कितनी दूरी पे है। जैसे यहाँ पे सपोज 1 2 3 हो जाएगा, यहाँ पे 20 30 40 हो गया, तो इन डेटाज में बहुत डिफरेंस है, कहाँ 1 और कहाँ 20 और 30 40 1 2 3 से। तो अब ये नहीं बताएगा कि ये डिविएट इतना ज्यादा कर रहे हैं, कितनी डिस्टेंस है उसकी मीडियन से, ये नहीं बता पाता है। तो वो सिर्फ इतना बता देता है 50 ऊपर है 50 नीचे है। तो एंड 7 इज इट इज रेयरली यूज इन फर्दर स्टैटिस्टिकल कैलकुलेशन। तो इसी वजह से क्या करते हैं, बहुत ही क्रूड वो है, आप कह सकते हैं मेजर है, तो इसको बहुत ज्यादा आगे हम यूज नहीं करते हैं, है ना। बहुत ज्यादा हम इसको यूज नहीं होता है स्टैटिस्टिकल एनालिसिस में इसका, बस तो ये चीज होती है। देन आता है आपका मीन। मीन मैंने आपको अर्थमेटिक मीन जैसे मैंने बताया, एक चीज तो आपने समझ ली कि मीन क्या, सारे जो डेटा है उनको आप प्लस करो और उसकी जितने नंबर ऑफ डेटा से उसको डिवाइड कर दो, तो वो एवरेज इसको हम बोलते हैं। तो द एवरेज ऑफ ऑल द स्कोर distribution is called mean. It is commonly known as arithmetic or average and is computed by adding all scores in the distribution and dividing them by the number of score। ये सबसे ज्यादा यूज होता है और सबसे सब बेहतर होता है, क्योंकि इसके ऊपर बहुत इसको आगे भी एनालाइज किया जा सकता है। There are largely 3 types of means. Arithmetic means already you know, it is calculated by dividing the total of all observation and number of the observation। Then आता है geometric mean। Geometric mean is usually more suitable for MOCT when the values change exponentially। If there are only 2 observation, then the GM is the square root of the product of the 2 observation, each growth of that is growth of bacteria। तो इसका डिटेल आगे दिया नहीं दिया है, ठीक है। तो अब क्या होता है, जियोमेट्रिक मीन क्या है, यूजुअली साइकोलॉजी में हम नहीं यूज करते हैं, साइकोलॉजी में अर्थमेटिक मीन ही हम यूज करते हैं। जियोमेट्रिक मीन क्या है, मोर सुटेबल एज ए एमओसीटी व्हेन द वैल्यू चेंज एक्सपोनेंशियली। एक्सपोनेंशियली मीन मतलब बहुत तेजी से चेंज होती है। जैसे क्या है, आज
जैसे कोरोना वायरस पे हम लोग कोई वो कर रहे थे, कोविड पे कोई स्टडी कर रहे हैं, तो एक वायरस है और वो एक वायरस चेंज हो जाता है 2 वायरस में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है। 2 वायरस ये 4 में हो जाते हैं, ये फिर 2 कन्वर्ट करते हैं, है ना, ये फिर 2 होते हैं। इस तरह से वो जो चीजें हैं वो एक्सपोनेंशियली बढ़ती चली जाती हैं। तो उस केस में हम जियोमेट्रिक मीन यूज करते हैं, उसकी डिटेल में और हम नहीं जाएंगे। तो एंड इफ देयर आर ओनली 2 ऑब्जर्वेशन, द जीएम इज द स्क्वायर रूट ऑफ प्रोडक्ट ऑफ 2 ऑब्जर्वेशन। प्रोडक्ट मतलब 2 ऑब्जर्वेशंस, उनका मल्टीप्लिकेशन और उसका स्क्वायर रूट। तो ये जियोमेट्रिक मीन निकालने का तरीका होता है, आपको यूजुअली यूज करने को नहीं मिलेगा इन साइकोलॉजी में। अब आता है हार्मोनिक मीन। हार्मोनिक मीन क्या होता है? Harmonic mean is used in a situation where the reciprocals of the actual values seems more useful to determine the central tendency, that is distance covered in time. तो ये हम रेसिप्रोकल निकालते हैं जो एक दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट है कि भाई क्या डिस्टेंस है, कितने टाइम में कवर हुई, तो इसका क्या है कि भाई स्पीड कितनी है, वो भी इम्पोर्टेंट। तो उस तरह की सिचुएशन जो फिजिकल क्या कहते हैं फिजिक्स है जहाँ पे होता है, उस तरह की चीजों में हम लोग यहाँ यूज करते हैं हार्मोनिक में। तो रेयरली अगर हम साइकोफिजिक्स पे कुछ कर रहे हैं तो हो सकता है हम यूज करें, अदरवाइज इसको भी हम लोग यूज नहीं करते। तो देयर आर 3 टाइप्स ऑफ means, that is arithmetic mean, geometric mean and harmonic mean. most जो mostly used है that is आपका arithmetic mean. So let's see the characteristics of mean also, कि mean की characteristics क्या होती है, ठीक। तो क्या है कि mean is the responsive to exact position of each score in the distribution. तो mean क्या है कि भाई सारे स्कोर्स को कंसीडर करता है, अगर एक में भी चेंज होगा तो मीन में चेंज हो जाएगा, करेक्ट। क्योंकि सारे मीन्स को हम लोग सारे जो जितने भी हमारे वो हैं उन सबको हम कंसीडर कर रहे हैं, करेक्ट है नहीं है? Yes, yes, sir. तो अब एक वैल्यू में चेंज होगा तो वो बहुत सेंसिटिव है, कहने का मतलब रिस्पॉन्सिव है। इट शोज, इसको लेते हैं, इट शोज इंक्रीज और डिक्रीज इन द वैल्यू ऑफ एनी चेंजेस, द सम ऑफ ऑल स्कोर्स दस आल्सो चेंज द वैल्यू ऑफ द मीन। अगर एक का भी चेंज होगा तो दूसरा चेंज हो जाएगा। इट इज आल्सो द बैलेंसिंग पॉइंट ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन in such a way that sum of the negative and positive deviations from the mean add up to 0 and that is x minus x is 0. तो बैलेंसिंग पॉइंट क्या है कि अगर आपने मीन निकाला, मान लिया कि 1 2 3, ठीक है, इसका मीन आपने निकाला, कितना आएगा जरा बताओ, 4 भी कर लेते हैं, कितना हो गया, इजी हो जाएगा थोड़ा। 4 कर लिया तो इसका मीन कितना हो गया 6, 10 डिवाइडेड बाई 4 कितना आ गया, नंबर 4 है ना, 1 2 3 4 5 है आइटम्स, हमारे 4 आइटम्स हैं और इसका टोटल स्कोर आपका 10 हो रहा है, डिवाइडेड बाई 5 4 कितना हो गया, कितना हो गया 2.5. 2.5 हो गया। अब आपको इससे डिस्टेंस देखनी है, देखो 2.5 से डिस्टेंस देखो सारे की कितनी होगी, माइनस कर दो, ऐसे ऐसे 2 है ना, 2.5 से माइनस, मीन से माइनस कर दो सबको, ये मीन से डिविएशन बताता है हमें। क्या हो गया 2.5 माइनस 1 कितना हो गया, माइनस 1 माइनस 2.5 कितना हो गया, अरे भाई बता दो ना, इतने इजी है। 1.5. हाँ 3 से किया तो कितना हो गया, 3 माइनस 2.5, तो ये प्लस 0.5 हो जाएगा, ये प्लस 1.5 हो जाएगा, ठीक है। तो क्या कह रहा है, इट ऑल्सो, अब देखो जो ये कह रहा है वो मैं करके इसमें दिखा रहा हूँ जिससे आपको कोई प्रॉब्लम ना हो समझने में, ठीक है। तो क्या बता रहा है ये, देखो क्या बोल रहा है, इट ऑल्सो द बैलेंसिंग पॉइंट, इनका प्लस कर लेंगे कितना हो जाएगा, देखो such a way that the sum of the negative and positive deviation mean add up to 0, कितना आ जाएगा, क्योंकि बीच के पॉइंट से इनको प्लस माइनस माइनस पॉइंट ये सब कैंसिल होकर यहाँ पे 0 आ जाएगा,
ठीक है। तो ये बैलेंसिंग पॉइंट है, मिडिल पॉइंट है, इसके ऊपर और नीचे को अगर हम उसका डेविएशन देखते हैं तो 0 आएगा। द सम ऑफ द नेगेटिव डेविएशन ऑफ द मीन एग्जैक्टली इक्वल्स सम ऑफ द पॉजिटिव। तो यानी कि ये और ये दोनों इक्वल हैं, तभी तो प्लस माइनस मिलके 0 हो रहे हैं। द मीन इज मोर सेंसिटिव टू प्रेजेंस ऑफ एब्सेंस ऑफ एक्सट्रीम्स स्कोर इन द डिस्ट्रीब्यूशन। अगर डिस्ट्रीब्यूशन में बहुत ज्यादा एक्सट्रीम स्कोर्स हैं, यानी एक बहुत छोटा स्कोर है या बहुत बड़ा स्कोर है, तो मीन चेंज हो जाएगा। आ रही है बात समझ में? नहीं, Yes, sir. फिर वो प्रॉपरली Yes, sir. रिप्रेजेंट नहीं करता है। अगर स्क्यूड डेटा है, मान लिया कि ये 1 2 ने और सीधे यहाँ पे 20 आ गया, अब इसका मीन क्या हो जाएगा? 10 हो रहा था, 20 30 हो गया, 30 डिवाइडेड बाई 5 कितना हो गया? 6। तो 2.5 से डायरेक्टली 6 हो गया, और सिर्फ एक नंबर स्ट्रीम नंबर है, तो 6 एग्जैक्टली रिप्रेजेंट नहीं कर रहा है कि ये क्या कहते हैं 1 2 3 4 को, ना तो 20 को रिप्रेजेंट कर रहा है। लेकिन इस 20 ने एक स्कोर जो 20 आया है, इसने मीन को सिग्निफिकेंटली बढ़ा दिया, जो प्रॉपरली रिप्रेजेंट नहीं कर रहा है आपके डिस्ट्रीब्यूशन को, यानी जो डेटा आपके पास में है। आई बात समझ में कैसे? तो यही बात ये बोल रहा है कि मीन इज मोर, ये लिखा हुआ है, मीन इज more sensitive to presence or absence of extreme score. तो 20 was या 30 was extreme score. When a MOCT should reflect the total because it is only measured based on the quantity. Quantity को भी हम इसमें सिर्फ quantity को हम देखते हैं, तो वही हमें ये दिखाता है। In further statistics, mean is mostly useful in enable arithmetic and algebraic manipulation in a way that other measures are not. अच्छा, मीन मीडियन को आप टी टेस्ट इनके लिए यूज नहीं कर सकते। अगर आपने कभी टी टेस्ट का फॉर्मूला वगैरह देखा है, तो पहले हम मीन निकालते हैं, फिर मीन निकालते हैं, एसडी निकालते हैं, तब हम वो सारी चीजें करते हैं। तो मीडियन और मोड में हम वो नहीं कर सकते। तो फर्दर कैलकुलेशन अगर हमें करनी है तो मीन के साथ ही हम कर पाते हैं। An important characteristic of the mean is stability from sample to sample and most resistant to change in sampling variation. तो sample to sample stability रहती है। पॉपुलेशन से 4 लिए हुए हैं, तो चारों में आपका क्या कहते हैं मीन आसपास ही आने के चांसेस हैं। मोड ऊपर ज्यादा हो सकता है कि मोड और मीडियन, क्योंकि भाई आपने स्ट्रीम स्कोर्स कहीं से उठा लिए तो गड़बड़ हो जाएगा। तो many other statistics such as standard deviation, coefficient of correlation, etc. based upon mean. तो अगर आपको निकालना है कोरिलेशंस निकालने हैं, आपको डेविएशन स्टैंडर्ड डेविएशन निकालना है, तो वो सब मीन के ऊपर डिपेंडेंट होता है। ठीक है, तो ये आपका मीन था। कोई डाउट है तो आप मेरे को बताओ। अब इस आया कुछ डाउट तो नहीं है तीनों लोगों को? वर्षा, प्रेरणा, नो लक्ष्मी? सर, नो सर। ठीक है, तो अब हम इसमें देखते हैं मीन मीडियन मोड। अब ये 1 2 3 4 5 लोग दिए हुए हैं, तो मीडियन क्या हो गया? मीडियन हो गया ये सेंटर वाला पर्सन, इसके 2 ऊपर है 2 नीचे है, तो 158 आ गया मीडियन। ठीक, अब मोड क्या हो गया? ज्यादा कौन है? एक ही साइज 155 सेंटीमीटर के 2 लोग हैं, तो ये इसका मोड हो गया। फ्रीक्वेंसी ज्यादा होगी तो इसका मोड हो गया। अब मीन क्या हो गया? 155 155 158 164 168 सबको मैंने जोड़ लिया, तो इसका मीन आ गया 160। तो मीन मीडियन मोड, इससे समझ में आ रहा है क्या होता है? यस सर। आया समझ में ना कि मीन मीडियन मोड क्या होता है, कैसे क्या डिफरेंस होता है तीनों में? एक है मोड है फ्रीक्वेंसी, सबसे ज्यादा बार कौन सी चीज आई है ना? मिडिल में कौन सा है? एग्जैक्ट मिडिल में जिसके ऊपर 50% और 50% नीचे है, वो आपका मीडियन है। और सारी जो स्कोर्स हैं उनको हम उनका एवरेज निकालते हैं, उसे हम मीन बोलेंगे। ठीक है, अब व्हेन टू यूज मोड एंड ऑल, ये मैं अब नेक्स्ट क्लास में दूंगा।